ओके गाइस, तो ये जो वीडियो है ये हमारा एक्सपोनेंट चैप्टर के ऊपर पार्ट 2 होने वाला है। क्यों पार्ट 2 बनानी पड़ी है? क्योंकि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने से वीडियो तो खैर लंबी होती ही, और तुम्हें जो ये टॉपिक है ये उतने मजेदार तरीके से समझ में नहीं आता। देखो, ये मैं इतने आसानी से और इतने क्लियरली तुम्हें सारे के सारे लॉज को इतने आसानी से समझा देने वाला हूँ कि तुम जो है बोलोगे वाह। तो चलो उसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉज के ऊपर बात करने जा रहे हैं, उससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एक्सपोनेंट क्या क्या होता है, और उसके बारे में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बताए थे जो शायद तुम्हारे बुक में कहीं पे लिखा होगा और तुम उसे ध्यान नहीं दिए होगे। ठीक है, तो तुम्हें जो है पार्ट 1 देखना जरूर है, और तुम जो है चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सपोनेंट के ऊपर बहुत ही प्यार से कवर करा दिया है सारे टॉपिक्स को। ये वीडियो जो है स्पेशली लॉज के ऊपर होने वाली है, तो ये तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। तो देखो, ये जो लॉज होते हैं ये आखिर कितने होते हैं ये तुम्हें ध्यान नहीं देना है कि कितने होते हैं। बस उन सभी कोई के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, ठीक है। अब तुम इसे अगर तुम रटू तोता हो तो तुम जो है तुम पूरे एक्सपोनेंट को रटने लगोगे कि इसका पावर ये वो तो ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें केवल कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो तुम याद रखो, फॉर्मूला नहीं रखो कोई बात नहीं है। लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है केवल तुम्हें आज ही नहीं, क्लास 10th में भी, क्लास उसके ऊपर भी जो है तुम्हें इस एक्सपोनेंट के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो ये लॉज हमारा अभी मालूम चलने वाला है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। देखो, लॉज जो होते हैं वो तुम अगर देखोगे तो तुम्हारे बुक में जो है 6 या 7 लिखाए गए होंगे। मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तुम्हारे बुक में जो है तुम्हें दे दिया होगा फ्रैक्शन के रूप में, तो तुम उसके ऊपर बाद में जाना, पहले यहाँ समझो कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ तो तुमने देखा कि एक्सपोनेंट जो होता है हमारा वो पावर के फॉर्म में होता है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है बेस से। ठीक है, तो जैसे कि ये जो है हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में ना लेकर पहले जो है नंबर के फॉर्म में ले लेते हैं। 5 का पावर 2 ले लिए, और इनटू में जो है हम लोग 5 का पावर 3 ले लिए। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा दोनों में देखने को मिल रहा है, यानी 5 दोनों में देखने को मिल रहा है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। 3 जो है अलग है, 2 से अलग है, तो यहाँ पे एम के अलावा कोई और वैल्यू लेना पड़ेगा। तो तुम्हारे बुक के अनुसार आए तो यहाँ पे एम और एन लेकर समझाया गया है। तो मैं इसी तरीके से समझा दे रहा हूँ ताकि जो वैल्यूज होंगे तुम्हारे वो आसानी से तुम रिलेट कर पाओगे कि हाँ इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि जब भी तुम्हारा वैल्यू जो है यहाँ पे तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में देने जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखना और अंत तक देखना, ताकि जितने भी लॉज हैं वो तुम्हारे दिमाग में बैठ ही जाए। देखो, यहाँ पे तुम्हें तो बेस देखने को मिल गया कि सेम है, और यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है तुम्हारा यहाँ पे वो मल्टीप्लाई के साथ है। यानी ये जो भी वैल्यू तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये तुम्हें मल्टीप्लीकेशन के साथ में देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या करोगे तुम, इसे जो है अगर मैं पूछूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो तुम क्या करोगे कि 5 को जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 5। ये तुम नहीं करोगे कि 5 × 2 कर दोगे, ये करोगे तो तुम बहुत ही तेज हो गए हो, बहुत ही इतने हद तक जान चुके हो कि तुम्हें नोबेल प्राइज ही दे देना चाहिए। तो ऐसी गलती मत करना कि ये जो 5 है वो तुम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसका वैल्यू लिख दो। 5 का पावर 2 का मतलब होता है कि 5 जो है खुद को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ में आ गया? तो अगर तुम इसका वैल्यू मैं पूछूं तो तुम क्या कर सकते हो कि इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 125 देखने को मिलेगा, और अंत में जो है तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसका वैल्यू निकाल सकते हो। तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक्सपोनेंट जो है इतना ज़्यादा निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट जो है किसी एक ही वैल्यू का वैल्यू निकाल सकते हो और उसका आंसर बता सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं कहूँ कि इसको जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक ही टर्म मुझे दो कि क्या होगा एक टर्म, तो देखो इसे कैसे लिखते हैं। तुमने देखा कि जो भी पावर है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा अलग अलग है। बेस जो है तुम्हारा सेम है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है ये तुम्हारा डिसाइड करता है कि जब भी तुम्हारा बेस सेम होगा तो जो पावर तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस केस में 2 है, इस केस में 3 है, तो ये केस में जो है बेस तुम्हारा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि 5 है तो 5 है, और पावर जो होगा वो तुम्हारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का तुम देख रहे हो 2 जो है 5 के पावर में है, 5 के पावर में 3 है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक टर्म में लिखने के लिए यहाँ पे 5 का पावर जो है 5 कर देंगे। और तुम पूछोगे कि 5 का पावर 5 कहाँ से आया है, तो ये जो प्रोसेस है यही तुम्हें बताएगा कि 5 का पावर 5 कहाँ से आया है। मैंने क्या बताया तुम्हें कि जब भी तुम्हें पावर जो है अलग अलग दिया रहे, बेस सेम दिया रहे, और वो भी किसके साथ, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन क्यों
क्यों दिया हुआ है, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है तुम्हारा, अगर डिवाइड का फॉर्म ले ले तो तुम्हारा जो ये केस प्लस में देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो वो निगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि पॉजिटिव को ध्यान में रखना, ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे तुमने देखा कि जब भी तुम्हारा बेस सेम रहेगा तो पावर अपने आप में जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक टर्म हमें दे देगा जो कि पावर 5 का 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस वैल्यू को भी लिखना चाहें तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये तो हमारे दोनों में देखने को मिल रहा है सेम, तो यानी बेस हमारा सेम हो गया और पावर जो है हमारा जुड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला एक्सपोनेंट है, चाहे तुम 7th क्लास में हो 8th क्लास में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें ये फॉर्म देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? अब देखो ये जो है तुम्हारा एक नंबर के फॉर्म में था, नेचुरल नंबर के फॉर्म में, समझ में आया? अब थोड़ा सा फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर देख लेते हैं। तुम्हारा फ्रैक्शन के फॉर्म में ही बुक में लिखा हुआ होगा, तो मैंने पहले तुम्हें इस तरीके से समझाया ताकि कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा बना रहे कि इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो है हम लोग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2/3 का पावर 2 इंटू में ले लेते हैं 2/3 का पावर 5। यहाँ पे तुमने देखा कि बेस जो है तुम्हारा इस केस में वो सेम रह रहा है लेकिन पावर अलग अलग रह रहा है, और वो भी मल्टीप्लीकेशन के साथ में। तो ये वैल्यू जो तुम्हारा देखने को मिलेगा इसका, वो तुम्हें देखने को मिलेगा 2/3 और पावर जो है वो ऐड हो जाएगा यानी 2 प्लस में 5। तो अंत में इसे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2/3 और इंटू में जो है सॉरी पावर में जो है 7 लिख देंगे। ये दो टर्म था तुम्हारा, मैंने कहा कि इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में एक टर्म दीजिए तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? ये जो है पहला एक्सपोनेंट है, चाहे वो तुम्हारा इस फॉर्म में हो या फिर तुम्हारा फॉर्म दिया रहे कुछ इस प्रकार से a/b का पावर m और इंटू में a/b का पावर में n, तो ये वैल्यू तुम्हारा निकल कर आ जाता है a/b का पावर में m प्लस में n। ठीक है, तो ये तुम्हें मैंने पहले और दूसरे में समझा दिया। अब आते हैं दूसरे के ऊपर। अब दूसरा जो है सेम है बट इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, उस केस में डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया a का पावर m, सेम क्वेश्चन ले लेंगे ताकि अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड हो जाए तुम्हारा। तो यहाँ पे हम लोग a का पावर में n ले लेते हैं। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, जैसे कि 5 लिया था उस केस में और पावर जो है उस केस में हम लोगों ने 2 लिया था, यहाँ पे पहले केस में हम लोग पावर जो है 3 ले लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया, 5 का पावर में हम लोग 2 ले ले रहे हैं। ठीक है, अब तुम क्या देख रहे हो कि इस केस में जो है बेस दोनों में सेम देखने को मिल रहा है, डिफरेंट क्या है तो तुम्हारा पावर है, और यहाँ पे जो केस है ये तुम्हारा डिवाइड का केस दिया हुआ है। मल्टीप्लीकेशन रहता तो हम लोग आसानी से कह देते कि पावर को ऐड कर देंगे और बेस सेम रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब डिवाइड हो गया तो कॉन्सेप्ट भी अलग निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया, यहाँ पे जो भी तुम्हारा बेस होगा वो सेम का सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो पावर है तुम्हारा वो तुम्हारा घट जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा 5 का पावर में 1 देखने को मिलेगा, यानी अगर हम लोग इसका आंसर देखें तो ये हमें 5 आंसर दे देगा। ये वैल्यू हमारा यहाँ से निकल कर आया है। समझ में आया? तो तुमने क्या देखा कि जब भी हमारा पावर जो है अलग अलग हो, बेस सेम हो और डिवाइड में स्पेशली दिया रहे, तो जो हमारा केस बनता है यहाँ पे वो हमारा क्या होता है कि बेस सेम रहेगा लेकिन पावर जो है घट जाएगा। ये तो हो गया नंबर्स के फॉर्म में। अब हम लोग ले लेते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2/3, पावर में ले लेते हैं 3, डिवाइड में ले लेते हैं 2/3 और पावर में ले लेते हैं 2। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि जो बेस है तुम्हारा वो तुम्हारा सेम देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पावर है तुम्हारा वो अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 कर दिए बेस को और ये वैल्यू हमें बता रहा है कि पावर घट जाएगा यानी 3 माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा 2/3 और इसका पावर 1, यानी ये वैल्यू 2/3 खुद को आंसर दे देगा। तो तुमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को समझा। क्या कॉन्सेप्ट था कि जब भी हमारा वैल्यू सेम दिया रहे बेस में और पावर अलग अलग और वो भी डिवाइड के साथ, तो उस केस में जो है पावर हमारा घटता है, और ये हमारा जो वैल्यू जो है ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, चाहे वो इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में a/b का पावर m और डिवाइड में जो है a/b का पावर में n। ये तुम्हारा दूसरा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि a/b जो है वो पावर जो है m माइनस में n हो जाएगा। ये वैल्यू हमें तुमने बता दिया कि इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो है अगला टॉपिक के ऊपर आते हैं, अगला लॉज के ऊपर आते हैं, जो कि तुम्हें कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। और तुमने जो यहाँ पे डिवाइड वाला केस देखा, जैसे कि अगर मैं फिर से लिख दूँ यहाँ पे, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ से बैक कर दूँ, तो देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा ये जो एम है ये तुम्हारा ऑलवेज ऑलवेज जो है एम जो है वो तुम्हारा एन से बड़ा रहेगा, या फिर तुम्हारा एम जो है छोटा भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में जो है निगेटिव में आंसर देगा, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें प्लस में पॉजिटिव में दिया था तो यहाँ पे निगेटिव में दे देता है आंसर। उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा बड़ा हो छोटा हो। ठीक है, तो ये बात को ऑलवेज ध्यान में रखना। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है होता है। और अगर मैं अगले लॉज के ऊपर आऊँ तो वो तुम्हें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं इसे पहले क्लियर कर दूं, तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर देते हैं। अगर मैं तुम्हें इस तरीके का क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि ए ब्रैकेट में और बी ब्रैकेट में,
तो मैं अगर तुम्हें इसका पूछूं कि क्या होगा इसका आंसर, तो तुम कहोगे सर ये तो दोनों मल्टीप्लिकेशन के साथ है, तो इसे हम लोग ए और बी एक साथ लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ये जो है तुम्हारा एक नॉर्मल जो है अलजेब्रा जो होता है वो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसे देखें, अब तुम कहोगे सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये एक्सपोनेंट का फॉर्म कब ले लिया। तो देखो अगर तुम यहाँ पे सही से समझोगे तो तुम्हें क्या मालूम चलेगा कि जो भी वैल्यू मैंने यहाँ दिया है तुम्हारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही अभी तक दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही तुमने ये वैल्यू समझा, अब इसको जो है थोड़ा सा एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर कोई वैल्यू अगर हम लोग नंबर के फॉर्म में पहले ले लेते हैं 5, ठीक है। इसका कोई पावर दिया हुआ है 2, ये तो ठीक है। तो इसे अब हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं। अब ये तुमने देख लिया कि ये वैल्यू है तुम्हारा, ठीक है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि 25 हो गया। अगर ये वैल्यू तुम्हारा ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन इसके ऊपर भी पावर दे दे, जैसे कि इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से सही से लिख ले रहे हैं, जैसे इस तरीके से दे दे कोई वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, क्या तुम इसको इस तरीके से करोगे कि जो भी वैल्यू तुम्हारा है उसे तुम पहले इसके अंदर का ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का पहले काम करेंगे और उसके ऊपर जो भी वैल्यू है उसे ला देंगे। तो जैसे कि अगर तुम देखो तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसमें जब भी तुम पावर का कैलकुलेशन करोगे तो ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये बता रहा है कि इसका भी पावर है। तो ये वैल्यू जो है ये हमारा 25 जो है खुद को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारा 625 निकल कर आता है। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल सा कैलकुलेशन, लेकिन इसे अब हम लोग एक्सपोनेंट का फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 5 का पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर में 2 लिख दिए, तो इसे अगर हम लोग एक टर्म में लिखना चाहें, डायरेक्ट हमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए कि कितना वैल्यू आएगा, हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा। देखो मैंने तुम्हें यहाँ जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। ये जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ये 5 जैसे है वैसे का वैसे रह जाएगा, लेकिन ये जो पावर है तुम्हारा 4 वो तुम रहने दो यहाँ पे। और ये पावर जो है ये तुम्हारा बताएगा कि जब भी तुम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा वैल्यू तुम्हारा 625 के इक्वल निकल कर आएगा। तो ये नंबर था, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे एक्सपोनेंट का फॉर्म में अगर तुम देखो तो ए हो जाएगा उसका एम जो है पावर है, और इनटू में जो है तुम्हारा पावर उसका भी देखने को मिलेगा एन, तो इसे हम लोग लिखेंगे ए का पावर एम एन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई मतलब दिया हुआ है फ्रैक्शन जैसे कि ए बाई बी, और इसका पावर दिया हुआ है एम और उसका भी पावर दिया हुआ है एन, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा ए बाई बी, और इनटू में जो है एम एन हो जाएगा। समझ में आया। एम एन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पावर 4 है तो 4 × 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग 5 का पावर 4 और इनटू में पावर 4 देख ले तो ये वैल्यू जो है 5 रहेगा, और 4 × 4 हो जाएगा, यानी 4 का देख रहे हो तुम तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 5 का पावर 16 हो जाएगा। और ये वैल्यू जितना निकल कर आएगा वही वैल्यू तुम इसको पहले कैलकुलेट कर लो, जितना भी वैल्यू आया उसका पावर 4 कर दो, वो वैल्यू तुम्हारा उतना के इक्वल निकल कर आएगा। तो यहाँ पे तुमने तीसरे कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो मैंने तुम्हें एक्सपोनेंट के इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था। वो कौन सा टॉपिक था, तो देखो जरा यहाँ ध्यान से देखना। यहाँ पे जो है तुमने देखा कि ए बाई बी जो है एक फ्रैक्शन है, इसका पावर हम लोग ले लेते हैं माइनस में, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं माइनस में। जैसे कि यहाँ पे फिलहाल के लिए ले लेते हैं पावर में माइनस में 1, या फिर या अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 5/4 कर दे रहे हैं और इसका पावर में माइनस में 1 कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। समझ में आया। अब देखो इसे जो है मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो निगेटिव होता है वो तुम्हारा जो वैल्यू न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर में भेज देगा, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर का है वो तुम्हारा न्यूमरेटर में भेज देगा। तो ये वैल्यू तुम्हारा 4/5 हो गया, और ये जो बचा हुआ है 1 ये तुम्हारा इसके ऊपर हो गया, और यही वैल्यू जो है तुम्हारा खुद के इक्वल हो जाएगा, यानी 4/5 इस केस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वैल्यू तुम्हारा जो दिया हुआ है ये तुम्हारा निकल कर क्या आएगा, तो b/a हो जाएगा, और पावर में जो है तुम्हारा n देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से जो है तुमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब जरा ध्यान से सुनना कि अगला टॉपिक क्या है। अब तुम इसे पहले देखो कि इसे तुमने समझ लिया है, तो इसे अगर हम लोग लिखना चाहें कि ये वैल्यू कैसे आता है, तो उसे मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझा रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो तुम जाके इंट्रोडक्शन वीडियो अभी ही देख सकते हो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का जो है लिंक मिल जाएगा, तुम डायरेक्ट वहां से जाकर देख सकते हो। या फिर तुम RS अग्रवाल या फिर NCERT बनाते हो तो तुम्हें जो है उन सारे में अगर कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगता है तो चैनल पे जो है सारे वीडियोज मिल जाएंगे वीडियो सॉल्यूशन के रूप में, तो तुम उन सभी वीडियोज को भी जाकर देख सकते हो। फिलहाल तुमने यहाँ तक पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग आते हैं जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन तुम्हें वो थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा। डाउटफुल क्यों, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं 5000
वो मान लेते हैं 4 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने नंबर मान लिया 5004, और इसका पावर अगर हम लोग 1 2 3 4 लेंगे तो इससे तो ज्यादा ही होगा। लेकिन ये जो वैल्यू देख रहे हो ये जीरो से कितना ज्यादा है, ये तुम देखोगे तो 504 ज्यादा है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये जीरो अगर तुम्हारा इसके पावर के रूप में आ जाए, तो ये वैल्यू टोटल जो तुम देख रहे हो, ये अगर तुम कहोगे कि पावर जीरो हो गया तो कोई बात नहीं सर, जैसे 1 पावर रह रहा था तो वो खुद के इक्वल था, तो अगर ये वैल्यू अगर पावर जीरो हो गया तो ये टोटल वैल्यू या तो जीरो हो जाएगा या तो खुद के इक्वल रहेगा, तो ये गलत है। पावर अगर जीरो है तो तुम खुद ये पूरे वैल्यू को कहोगे कि जीरो हो जाएगा सर और ये आंसर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू हो कितना भी छोटा वैल्यू हो, चाहे वो वैल्यू निगेटिव में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, कोई भी वैल्यू का अगर पावर तुम्हें जीरो देखने को मिलेगा तो वो वैल्यू तुम कुछ भी नहीं करोगे, डायरेक्ट 1 के इक्वल लिख दोगे। तुमने समझा क्या, कि कोई भी वैल्यू आखिर क्यों ना दिया रहे, अगर पावर उसका 1 के अलावा जीरो में आ जाए तो वो वैल्यू तुम्हारा 1 का आंसर दे देता है। और यहाँ से तुम्हारा जो वैल्यू है ये तुम्हारा एक अलग ही कॉन्सेप्ट ले लेता है लॉज का। तो इसे अगर हम लोग क्लियर करें और इसे हम लोग लॉज के फॉर्म में लिखें, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि a बाई बी जो है हमारा, अगर उसका पावर जीरो रहे तो वो वैल्यू हम लोग 1 लेंगे। तुमने अभी नंबर्स के फॉर्म में देखा था, यहाँ पे एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में 5/4 कर दिया, यहाँ पे जीरो कर दिया, ये वैल्यू जो है डायरेक्ट 1 लिख देंगे, कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। चाहे वो वैल्यू नेगेटिव में हो, चाहे वो वैल्यू फ्रैक्शन में हो, चाहे वो वैल्यू कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर हो, वो वैल्यू हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। कब, जब पावर जीरो दिया रहेगा तब। तो इस तरीके से तुमने ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा, मैंने पहले ही बता चुका है, कि जैसे कि पावर में माइनस में 1 हो, जैसे ए और बी दिया हुआ है और उसका पावर माइनस में 1 है, तो सिंपल सा क्या लिखते हैं कि बी बाई ए कर देते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है खुद के इक्वल होता है, ठीक है, यानी बी बाई ए ही डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ तक अगर तुमने समझ लिया है तो यही तुम्हारा लास्ट था लॉज के ऊपर हमारा ये लॉ। और इसी तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को जो है, जितने भी लॉज से रिलेटेड टॉपिक्स था उसे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। लेकिन अगर तुम जो है एक्सपोनेंट से रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो डाउट रहेगा ही। जैसे कि आर एस अग्रवाल बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, तो आर एस अग्रवाल के ऊपर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर एक्सरसाइज, चाहे कोई भी एक्सरसाइज तुम बनाओ, उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा तुम्हें डाउट, ठीक है। तो उसमें जो है अगर तुम्हें डाउट देखने को मिलता है तुम डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हो, प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा इन सारे चैप्टर्स के ऊपर, उसी के अंदर जो है उन सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन वीडियोस या फिर इंट्रोडक्शन वीडियोस देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी और वीडियोस के लिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहो। फिलहाल जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।